Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss conversion to limited liability partnership. तो अब यहाँ पर कन्वर्जन टू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हम देखेंगे कि कैसे फर्म्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म्स हैं और प्राइवेट कंपनीज और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो हैं वो कैसे अपने आप को अब एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो हम इसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू एलएलपी, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर फर्म के अलावा फर्म से यहाँ पर मतलब पार्टनरशिप फर्म से है जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म्स हैं जो कि एलएलपी फर्म्स नहीं होंगी, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड हैं। हम यहाँ पर उन फर्म्स की बात कर रहे हैं और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो हैं वो कैसे एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं वो एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती हैं अपने आप को। वेदर द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और नॉट is allowed to convert itself into LLP under section 55 and schedule second। तो अब यहाँ पर जो भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रजिस्टर्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर की नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि जो पार्टनरशिप है, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती थी, उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं होता था कि वो रजिस्टर करवाएं अपने आप को, वहाँ पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। लेकिन एलएलपी फॉर्म में ऐसा होता है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। तो इसीलिए अब हम उन पार्टनरशिप फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हों चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो। तो ऐसी सारी ही पार्टनरशिप फॉर्म्स जो हैं वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती हैं एक एलएलपी फॉर्म के अंदर। तो ये प्रोविज़न जो है वो अंडर सेक्शन 55 और शेड्यूल सेकेंड में है एलएलपी एक्ट 2008 के। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरा प्रोसीजर क्या है कन्वर्जन का, यहाँ पर क्या होता है मीनिंग। यहाँ पर कन्वर्जन से हमारा मीनिंग ऑफ कन्वर्जन टू एलएलपी मतलब हम क्या समझते हैं कि जब हम एक एग्जिस्टिंग फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस एंड द अंडरटेकिंग ऑफ द फर्म टू द एलएलपी एज अ गोइंग कंसर्न। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जब हम ऐसा बोलते हैं कि हम किसी एग्जिस्टिंग फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज़, एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस जो भी हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग फर्म की जो राइट्स, लाइबिलिटीज़ और इंटरेस्ट, एसेट, लाइबिलिटी जो भी होगी, वो सब कुछ अब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एलएलपी फर्म के अकाउंट में। मतलब कि अब जो सारे पहले फर्म्स की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते थे, अब वो एक एलएलपी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बन जाएंगे। बस यहाँ पर हम अपनी फर्म को चेंज कर रहे हैं एलएलपी में, बाकी उसके जो एसेट्स वगैरह हैं वो सब सेम रहेंगे, हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एलएलपी फर्म को। और अब यहाँ पर हम उसको गोइंग कंसर्न मान लेंगे, जो भी अब हमारी एलएलपी बन जाएगी वो। तो हमने देखा है कि एलएलपी जो है वो कंपनी के जो सारे प्रिविलेजेस होते हैं वो कंटेन करती है, तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न मानेंगे हम इसको। और ऐसे ही हम अपने सारे जो भी एसेट, लाइबिलिटीज़ होंगे, प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट, राइट्स और प्रिविलेजेस होंगे, वो सब हम ट्रांसफ़र कर देंगे एलएलपी फर्म को एज अ गोइंग कंसर्न। ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म्स आर नाउ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। जो भी अब एग्जिस्टिंग फर्म के पार्टनर थे, जो भी पार्टनरशिप फर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, उनको अब हम सेम पार्टनर्स मान लेंगे कि अब वो एक एलएलपी फर्म के पार्टनर्स हैं। एंड शेल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल सेकेंड। और अब वो सारे पार्टनर्स जो हैं वो शेड्यूल सेकेंड, जो कि एलएलपी एक्ट 2008 का है, हम मान लेंगे कि वो सारे पार्टनर्स जो हैं वो बाउंड हैं शेड्यूल सेकेंड को फॉलो करने के लिए, जो भी शेड्यूल सेकेंड में प्रोविजंस होंगे। तो अब ये शेड्यूल सेकेंड के प्रोविजंस क्या हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर शेड्यूल 1 जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि वहाँ पर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी होता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेड्यूल सेकेंड एप्लीकेबल होता है। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ पर उन पार्टनर्स को यहाँ पर शेड्यूल सेकेंड फॉलो करना पड़ता है। तो अब ये सारे जो प्रोविजंस होंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो शेड्यूल सेकेंड ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 में ही है।
तो अब यहाँ पे है एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन, कि क्या एलिजिबिलिटी होगी कन्वर्जन करवाने के लिए एक फर्म को एलएलपी फर्म के अंदर। फर्म कैन अप्लाई टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर कन्वर्जन प्रोवाइडेड ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम पार्टनर्स ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी। नो वन एल्स शेल बी अलाउड टू बी पार्टनर्स ड्यूरिंग द कन्वर्जन प्रोसेस। मतलब अब जो भी कन्वर्जन प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के दौरान जो है कोई भी न्यू पार्टनर जो है एंटर नहीं कर पाएगा, जो भी अब नई एलएलपी फर्म बनने जा रही है उसके अंदर। तो जब कन्वर्जन प्रोसेस चल रहा है और उसमें आप ये बोलते हैं कि आप एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं अपनी एलएलपी फर्म में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उस कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान हम किसी भी न्यू पार्टनर को एलएलपी फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बना सकते। तो यही एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन में हमने यही देखा कि यहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग फर्म के पार्टनर्स हैं वो अब एलएलपी फर्म के पार्टनर बन जाएंगे, और जब ये कन्वर्जन प्रोसेस चल रहा होगा, जब कोई पार्टनरशिप फर्म जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रही होगी, तो उस दौरान कोई भी न्यू पार्टनर जो है वो फर्म में एडमिट नहीं हो सकता, जो अब नई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनी है उसके अंदर। तो नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन। अब हम प्रोसेस देखेंगे कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है, क्या स्टेप्स हैं उसके। तो अब ये 2 स्टेप्स में होता है, तो अब हम इसके फर्स्ट स्टेप में जो प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे पहले, कि हमें प्रिपरेशन करना होता है एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन फाइल करने से पहले। तो अब ये प्रिपरेटरी स्टेप्स जो हैं वो ऐसे 5 स्टेप्स हैं जो हमें करने होते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है टू डिसाइड अबाउट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यहाँ पे जो भी एलएलपी फर्म बनना चाहती है उसको अब अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किन को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो है वो बनाना चाहती है। नेक्स्ट स्टेप है टू ऑब्टेन डीपीआईएन। तो अब डीपीआईएन हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो यहाँ पर एलएलपी फर्म को लेना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर उनको ये डीपीआईएन जो है, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर इन्होंने डिसाइड कर लिए होंगे, उसके बाद इनको डीपीआईएन इशू करवाना पड़ेगा, जिससे पता चल जाएगा कि जो पार्टनर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की बात क्यों हो रही है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए, क्योंकि ये सब जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, डिजिटली अप्लाई करना पड़ता है कन्वर्जन के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके। तो इसीलिए यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के जो डिजिटल सिग्नेचर है उनको ऑब्टेन करना इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेप है टू एसर्टेन फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इफ द प्रपोज नेम ऑफ एलएलपी इज अवेलेबल। तो अब यहाँ पर हमको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से ऐसा कंफर्म करवाना पड़ता है कि जो नेम उन्होंने प्रपोज किया है वो नेम अवेलेबल है या नहीं, कहीं वो डुप्लीकेट नेम तो नहीं है, या फिर वो यूनिक नेम होना चाहिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। तो वही सेम यहाँ पर है कि यहाँ पर जो प्रपोज नेम होगा वो आरओसी से पहले देखना पड़ेगा कि वो नेम जो है वो अवेलेबल है या नहीं, तभी हम एलएलपी का नाम वो रख पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट प्रिपरेटरी स्टेप है टू गेट एलएलपी अग्रीमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड एंड प्रिंटेड। तो अब यहाँ पे हमें 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक तो एलएलपी अग्रीमेंट, जिसमें जो भी पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे वो, तो और ऐसी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर एलएलपी अग्रीमेंट में होती हैं। और यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो भी एलएलपी की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सब कुछ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखी जाएंगी अलॉन्ग विद एलएलपी अग्रीमेंट, जो कि हमें फाइल करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास। तो इसीलिए हमें प्रिपरेटरी स्टेप पे ही इसको ड्राफ्ट कर लेना चाहिए और प्रिंट करवा लेना चाहिए, मतलब प्रिपेयर कर लेना चाहिए हमें इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अब जब हम ये प्रिपरेटरी स्टेप फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद आती है एप्लीकेशन फाइल करने की बारी। तो अब एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड इन फॉर्म 17 टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अलॉन्ग विद। तो अब यहाँ पर हमें जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म 16 के थ्रू फाइल करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में, कि अब हम जो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म है उसको हम एक एलएलपी फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो ऐसा हमें फॉर्म 17 में फाइल करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास। और इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट बाय ऑल पार्टनर्स, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर की जो अब हम बात कर रहे हैं,
तो अब ये नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो एग्जिस्टिंग फर्म की है, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म जो होगी उसका क्या नाम था, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था उसका, और क्या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थी उस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म की। तो वो हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट में लिखना होता है कि क्या उसका नाम था, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म का, ताकि हमें रेफरेंस के लिए पता रहे कि किस फॉर्म को हम कन्वर्ट कर रहे थे एलएलपी फॉर्म में, कौन सी फॉर्म जो है वो अब कन्वर्ट हो गई है एक एलएलपी फॉर्म में। तो इसीलिए हमें नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म जो है वो फाइल करना होता है। और इसके साथ साथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो कि पार्टनरशिप फॉर्म का था, तो वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर होना चाहिए, प्लस कंप्लायंस डॉक्यूमेंट बाय एडवोकेट, सीए, सीएस हु एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। तो अब यहाँ पे हमें कंप्लायंस डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, एडवोकेट से बनवा सकते हैं हम वो डॉक्यूमेंट, या सीए जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी हैं हु एंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, जो कि एलएलपी की फॉर्मेशन में एंगेज होते हैं, तो उनसे हमें कंप्लायंस डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है। तो जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म है वो एलिजिबल है एक एलएलपी फॉर्म बनने के लिए, तो इसीलिए हमें कंप्लायंस डॉक्यूमेंट चाहिए होता है यहाँ पर, जो कि साइंड होगा किसी एडवोकेट से या फिर सीए, सीएस से। तो अब उसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ नॉट प्रीसीडिंग 30 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन, और अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट चाहिए होती है एसेट एंड लायबिलिटीज़ की, जो कि 30 डेज पुरानी नहीं होनी चाहिए, जिस भी डेट को हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उस डेट से प्रीसीडिंग 30 डेज तक। तो लेट्स से अगर यहाँ पर हम 1 मार्च को एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो वो 1 अप्रैल से प्रायर जो है वो स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ है वो नॉट प्रीसीडिंग 30 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन होती है, प्लस लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स अलॉन्ग विद देयर कंसेंट टू कन्वर्जन। अब यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स जो होंगे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म के, उनसे कंसेंट लेना पड़ता है कि अब हम अपनी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें उन क्रेडिटर्स से, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म के क्रेडिटर्स थे, उनसे कंसेंट लेनी होती है, तो उस स्टेटमेंट को भी हमें फाइल करना होता है, और सारी लिस्ट जो है हमारे क्रेडिटर्स की वो हमें फाइल करनी होती है अलॉन्ग विद द प्रिपरेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो अब और इसके साथ साथ द क्लियरेंस अप्रूवल परमिशन बाय कंसर्न्ड अथॉरिटी, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी कन्वर्जन के लिए, उससे हमें क्लियरेंस लेना पड़ेगा, जो भी अप्रूवल है या फिर परमिशन जो है वो उनसे हमें लेनी पड़ेगी, और वहाँ पे उसकी स्टेटमेंट हमें अटैच करनी पड़ेगी। प्लस यहाँ पे आईटीआर फाइल्ड अर्लियर, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म थी और वो जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स पे करती थी, तो वो सारी जो रिटर्न्स हैं उसकी जो कॉपी है वो हमें यहाँ पर कंपाइल करनी होती है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। तो अब यही दोनों स्टेप्स थे जो हमने प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन में देखे, कि यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेप्स में हमने 5 स्टेप्स देखे कि पहले हमें यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन बनेंगे, उनके DPINs और उसके बाद उनके डिजिटल सिग्नेचर्स, और फिर हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास वो नेम देखना होता है कि जो भी हम LLP का नाम रख रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं, और हमें देखना होता है कि LLP अग्रीमेंट हमें प्रिपेयर करना है और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो ये प्रिपरेटरी डॉक्यूमेंट्स थे, और इसके बाद हम फॉर्म 17 में जब अप्लाई करते हैं ROC के पास, तो उसमें हमें सारे नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्म के होंगे, पार्टनरशिप फॉर्म के होंगे जब वो इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो उसके सारे डिटेल्स चाहिए होते हैं, प्लस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो भी पार्टनरशिप फॉर्म का था वो, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ चाहिए होता है, प्लस लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स चाहिए होता है, प्लस क्लियरेंस, प्लस ITR फाइल्ड अर्लियर। तो अब इन डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन हो जाता है। मतलब अगर ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को ऐसा लगता है कि जो भी फॉर्म है उसने LLP फॉर्म बनने के लिए सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस और सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइल कर दिए हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है वो कन्वर्जन के लिए अग्री हो जाता है, वो रजिस्टर कर लेता है पार्टनरशिप फॉर्म का कन्वर्जन एक LLP फॉर्म के अंदर। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ जो है अगर वो रिफ्यूज़ कर देती है किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म को, अगर उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी कंप्लाई नहीं किया है किसी पार्टनरशिप फॉर्म ने, तो अब इसके बाद जो पार्टनरशिप फॉर्म है और वो कन्वर्ट होना चाहती है LLP फॉर्म में, तो वो फॉर्म जो है
वो अप्लाई कर सकती है एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी का मतलब यहाँ पर है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो अब जो भी पार्टनरशिप फॉर्म होगी वो यहाँ अप्लाई करेगी। अगर जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है वो यहाँ अप्लाई कर पाएगी। और अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन हो जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ जो है वो कन्वर्जन एक पार्टनरशिप फॉर्म का एक एलएलपी फॉर्म के अंदर अगर उसको रजिस्टर कर लेती है, तो उसके बाद यहाँ पर हमें इंटीमेट करना होता है रजिस्ट्रार को। अब ये कौन से रजिस्ट्रार की बात हो रही है? जिसके पास वो फॉर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। मतलब कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है, जो एग्जिस्टिंग और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म थी और वो रजिस्टर्ड फॉर्म थी, तो अब हमें उस रजिस्ट्रार पे जिसके पास वो रजिस्टर्ड थी उसको ये इंटीमेट करना पड़ेगा कि अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो एक एलएलपी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब अगर ऐसा होता है कि उस एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार को ऐसा नहीं बताया जाता, अगर इंटीमेट नहीं किया जाता, तो यहाँ पर पेनल्टी होती है ₹100 पर डे के हिसाब से। जितने भी डेज़ का डिले हुआ है इंटू 100 हम उसको करके वो अमाउंट जो है यहाँ पर पेबल होगा, अगर यहाँ पर इंटीमेट नहीं किया जाता रजिस्ट्रार को। तो अब यहाँ पे इफ़ेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है जब वो रजिस्टर हो जाती है तो उसके बाद उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो अब इफ़ेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट है कि एलएलपी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय नेम स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब जो एलएलपी फर्म होगी जो न्यूली अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, जो अभी अभी पार्टनरशिप फर्म से किसी एलएलपी फर्म में कन्वर्ट हुई है, तो अब वो उसी नाम से एग्जिस्ट करेगी जिस नाम से उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो वो एग्जिस्टिंग नाम अब जो है वो नहीं रहेगा उसका, अब वो नया नाम जो भी उसके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में होगा उसी नाम से वो अपने ऑपरेशंस जो है उनको इनकॉर्पोरेट करेगी। नेक्स्ट है ऑल प्रॉपर्टी शिल नाउ वेस्ट इन एलएलपी। अब जो भी एग्जिस्टिंग फर्म की, जो भी पार्टनरशिप फर्म की जो भी प्रॉपर्टी थी वो अब जो है वो एलएलपी फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। नेक्स्ट है द फर्म डीम टू डिसॉल्व। और जो एग्जिस्टिंग फर्म थी, अब यहाँ पे फर्म से मतलब है पार्टनरशिप फर्म का, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने कन्वर्ट किया है, तो अब यहाँ पे जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी, उसको हम डिसॉल्व मानेंगे, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। अब वो एक न्यू एलएलपी फर्म बन गई है इसीलिए। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। अब जो भी फर्म की पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी, जब वो एक फर्म थी और उसकी तब उस टाइम पर कोई पेंडिंग के कोर्ट केस था लेट से, तो वो पेंडिंग प्रोसीडिंग जो है वो अब एलएलपी फर्म के नाम पर होगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो सारी ऑब्लिगेशंस जो है उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी फर्म ऐसा सोचे कि वो कन्वर्ट करवा लेती है अपने आप को एलएलपी में, तो वो अपनी सारी ऑब्लिगेशन जो है उसकी वो नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। अब वो ऑब्लिगेशन जो है वो एलएलपी फर्म के नाम से चलेगी, जो कि पहले पार्टनरशिप फर्म ही थी। तो इसीलिए जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं अब वो एलएलपी फर्म के नाम से हो जाएंगी। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ कन्विक्शन, रूलिंग और ऑर्डर। और जो भी ऑर्डर्स या फिर कन्विक्शन अगर जो भी होगा, जो भी जजमेंट अगर जो भी पार्टनरशिप फर्म के फेवर में या अगेंस्ट आई थी, वो अब उसे हम मानेंगे कि वो एलएलपी के अगेंस्ट या फेवर में है। जो भी पहले पार्टनरशिप फर्म थी और वो अब एलएलपी बन गई है, तो अब उसको एज एलएलपी वो सारे ऑब्लिगेशंस जो हैं वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो अब उसके एज ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म जो उसके सारे ऑब्लिगेशंस थे, जो भी अग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके, वो अब एलएलपी के नाम से हो जाएंगे। हम वहाँ पर ये नहीं कह पाएंगे कि हमने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा था कि जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वही सू कर सकती हैं एक दूसरे को। तो अब अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि जो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एज पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर किया गया था यहाँ पर फर्म के थ्रू, तो अब वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट हैं वो एलएलपी भी परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब वो जो पार्टनरशिप फर्म है वही एलएलपी में कन्वर्ट हुई है। तो अब उसके जो सारे अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो अब एलएलपी फर्म को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उन्हीं अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स का वो भी पार्ट बन जाएगी। उसे हम थर्ड पार्टी नहीं मानेंगे, वो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और अगर ऐसा कुछ होता है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था तो वो भी कंटिन्यू रहेगा, एलएलपी फर्म के नाम से हो जाएगा बस वो।
नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट अथॉरिटी और पावर। तो अब अगर यहाँ पर किसी पार्टनरशिप फर्म के पास कोई भी अपॉइंटमेंट थी या अथॉरिटी या पावर थी उसके पास, तो अब वो पावर अथॉरिटी अपॉइंटमेंट जो है वो उसके पास एज एलएलपी फर्म भी रहेगी। तो उसके पास जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ें थी, जो भी ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स जो भी थे, वो ऐसा नहीं है कि वो वेव ऑफ हो जाएंगे उसके कन्वर्जन के बाद, बल्कि ऐसा होगा कि वो जो पहले परफॉर्म कर रही थी, जो रोल उसने एज पार्टनरशिप फर्म परफॉर्म किया, वैसा ही रोल वो एज एलएलपी भी परफॉर्म करेगी। तो अब नेक्स्ट है एनी अप्रूवल, परमिट और लाइसेंस। और अगर उसे कोई भी अप्रूवल मिल रखा होगा पहले से, या फिर कोई परमिट उसके पास है या कोई लाइसेंस उसके पास है किसी भी ट्रेडिंग को लेकर, तो वो लाइसेंस उसके पास एज एलएलपी भी रहेगा। नेक्स्ट है पर्सनल लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स फॉर लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ फर्म बिफोर कन्वर्जन। तो अब यहाँ पे बेसिक सा रूल है कि जो पार्टनरशिप फर्म थी उसमें तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, लेकिन जब वो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई तब उनकी लिमिटेड लायबिलिटी हो गई। तो अब ऐसा नहीं होगा कि एलएलपी में कन्वर्ट होने के बाद जो उनकी पहले लायबिलिटीज़ थी वो भी वेव ऑफ हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो उनकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज़ थी, जो पर्सनल लायबिलिटीज़ थी, वो तो बनी रहेंगी, और जब वो उन लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर देंगे तो उसके बाद से उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, तब से हम एलएलपी के रूल्स जो हैं उन पे एप्लीकेबल मानेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पहले की जो उनकी पर्सनल लायबिलिटीज़ थी वो उनको पे ऑफ नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर उनको अपनी जो पहले की लायबिलिटीज़ हैं, जो एज पार्टनरशिप, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म थी उनके पास, वो उनको पे ऑफ करनी ही पड़ेंगी। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर नोटिस ऑफ कन्वर्जन इन कॉरेस्पॉन्डेंस, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अ स्टेटमेंट अबाउट कन्वर्जन। तो अब यहाँ पे जो भी न्यू एलएलपी फर्म है उसको ऐसा करना पड़ेगा कि वो अपनी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेगी, जो भी उसकी इन्वॉइसेस होंगी या जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो उन सब डॉक्यूमेंट्स में क्या मेंशन करेगी, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन। मतलब कि उसको ऐसा एक स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि अब जो पहले पार्टनरशिप फॉर्म थी वो अब एक एलएलपी फॉर्म बन गई है, और उसका न्यू नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो उसे मेंशन करना पड़ेगा, और वो जो स्टेटमेंट है कि वो कन्वर्ट हो गई है वो भी उसको मेंशन करनी पड़ेगी। कब तक? फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स 14 डेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो अब 14 डेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है उसके बाद से 12 मंथ्स हमें कैलकुलेट करने हैं, और तब तक उसको ऐसा स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्जन कि अब जो पार्टनरशिप फॉर्म थी वो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई है, उसको ऐसा अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखना पड़ेगा, अपनी इन्वॉइसेस या डॉक्यूमेंट्स में उसको ऐसा लिखना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है कि कोई भी जो फर्म है वो इससे कंप्लाई नहीं करती है, वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देती है कि वो कन्वर्ट हो गई है, तो अगर वो ऐसा नहीं करती तो यहाँ पर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि 10,000 रुपीज़ से 1 लाख तक हो सकती है, या फिर वो 50 रुपीज़ या फिर 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, जितने भी दिन तक अगर वो डिफ़ॉल्ट करती है उतने दिन तक उसको 50 या 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसको देने पड़ेंगे। अगर वो कंप्लाई नहीं करेगी इस प्रोविज़न से तो उसके बाद उसको ये पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो यही था पूरा प्रोसेस जो जिसमें हमने देखा कि कैसे एक फर्म जो है वो एक एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ऐसे ही हम देखेंगे कि कैसे अब एक जो प्राइवेट कंपनी है वो एलएलपी में कन्वर्ट होती है। तो अब इसमें हमें पूरा ही प्रोसीजर जो है वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस इसमें बीच में माइनर चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पर अब जो सेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर अब जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा, और ऐसे ही माइनर चेंजेस होंगे, और बाकी पूरा जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। जैसे हमने फॉर्म के केस में पढ़ा वैसे ही ये प्राइवेट कंपनी के केस में भी रहेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट होती है।